प्रिय विद्यार्थियों, ब्रायोफाइटा सामान्य लक्षणों की हम बात कर रहे थे। इसके भाग ए में हमने ब्रायोफाइटा की जो जीवन पीढ़ी है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में बात की, ब्रायोफाइट के थैलेस स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे उनके कुछ आगे के लक्षण। ब्रायोफाइटा में जनन दो प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे ब्रायोफाइटा में जनन दो प्रकार से होता है। सबसे पहला है कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये बहुत प्रकार से होता है। इसमें एक मुख्य प्रकार है विखंडन। विखंडन मीन्स ये एक जनन की सामान्य मेथड है, सामान्य विधि है। इसके अंदर जो स्पीशीज जो थैलस होते हैं उनके जो पुराने पार्ट हैं वो मृत होकर गल जाते हैं और जो आगे वाली जो शाखाएं हैं वो पृथक होकर एक स्वतंत्र पादप के रूप में वृद्धि करती है। एग्जाम्पल इसमें है रिक्सिया है, मार्केंसिया है। मैं एक दो को बताता हूँ आपको यहाँ बना के। ये थैलस है, एग्जाम्पल थैलस रिक्सिया का। अब थैलस रिक्सिया का यहाँ पे इस थैलस में जो इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ये धीरे धीरे डिकी हो जाता है, धीरे धीरे गल जाता है ये वाला हिस्सा। और जो आगे वाले जो हिस्से हैं वो अलग होकर स्वतंत्र होकर एक नए थैलस का निर्माण करते हैं। इस तरह से एक नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो ये हुई विखंडन की एक सामान्य विधि जो कायिक जनन के अंतर्गत आती है। दूसरी मेथड है जेमा विधि। जेमा एक स्ट्रक्चर का नाम है, यानी क्लास हिपेटिकोप्सिडा वर्ग के सदस्यों में हरे कलर की बहुकोशिक अलैंगिक कलिकाओं का निर्माण होता है जिनको हम जेमा कहते हैं। ये मुख्य पादप से अलग होकर एक नए थैलस का निर्माण करती है। अगर हम यहाँ इसको बताना चाहें तो इस प्रकार होगा। देखो ये थैलस, इसकी मिडरिब, और इस जगह थैलस के पास में यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे जेमाओं का निर्माण होता है। अगर इसका हम सेक्शन कटिंग करें, ऊर्ध्वाधर काटे तो इस तरह से हमें यहाँ पे छोटी छोटी यहाँ पे जेमाएं दिखाई देगी जो पृथक होकर नए थैलस का निर्माण करती है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे है मार्केंसिया। जो स्पीसीज है मार्केंसिया, इसमें जेमा का निर्माण होता है। इस तरह से जो तीसरी विधि है कायिक जनन में वो है पत्रकलिकाएं, बल्बिल्स। पत्रकलिका बल्बिल्स, ये जो शाखाएं हैं उनके आधारी भाग पर वायवीय स्थिति में उत्पन्न होती हैं तथा मात्र पादप से पृथक होकर नए पादप का निर्माण करती है। एग्जाम्पल है इसका फ्यूनेरिया। इस तरह से जो चौथी मेथड है वो है अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा।
अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा निर्माण। ब्रायोफाइटा की कुछ जातियों में थैलस की वेंट्रल सरफेस पर अपस्थानिक शाखाएं विकसित होती है जो अपने मात्र पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करती है। इसमें एग्जाम्पल में है अलेक्सिया। पांचवी विधि एक मोस्ट कॉमन विधि है कंद के द्वारा। कंद या अंग्रेजी में कहें तो इसको ट्यूबर। कंद एक फूली हुई गोलाकार संरचना होती है जिसमें फूड मटेरियल जो है स्टोरेज रहता है। ये अवरंत और सवरंत हो सकते हैं। कंद अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण के द्वारा नए थैलस का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे अरेक्सिया, एंथोसिरोस। यानी अगर स्ट्रक्चर देखें इसका हम इस प्रकार से यहाँ बना सकते हैं। ये मिडरिप और इसके जो साइड में है यहाँ पे ये ट्यूबर्स का निर्माण इस तरह से। ये है ट्यूबर्स, यानी कंदों के द्वारा एक नए थैलस का निर्माण होता है। इस तरह से आप यहां देख सकते हैं कि इतने प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारी जितनी विधियां हैं ये सब है कायिक जनन की विधियां जिनमें सेक्स ऑर्गन नहीं बनते हैं। केवल कायिक कोशिकाओं के द्वारा ही एक नए थैलस का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी लैंगिक जनन की। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन डायोसियस या एक लिंगाश्रयी या उभय लिंगाश्रयी दोनों ही प्रकार के होते हैं। जो डायोसियस जातियां हैं, एक लिंगस जातियां हैं, जिनमें नर और मादा जो अंग हैं वो अलग अलग थैलस पर डेवलप होते हैं। जबकि जो मोनोसियस स्पीसीज है उनके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही थैलस पर उत्पन्न होते हैं और इस तरह से उनमें लैंगिक जनन संपन्न होता है। लैंगिक जनन है जो ये थैलोफाइटा की अपेक्षा एडवांस होता है और सभी जो मेंबर है उनमें विषम युग्मी प्रकार का होता है। अब हम बताऊंगा विषम युग्मी चीज क्या होती क्या है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, यानी अचल मादा युग्मक है ना, और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, इन दोनों का जो संयोग है वो कहलाएगा ऊगेमस, विषम युग्मक की प्रकार का। यानी युग्मक विषम है। यहाँ पे इनमें एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स है, फ्यूकस है। ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ये इस तरह से विषम युग्मक प्रकार का यहाँ पे जनन पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। तो थैलस की जो डॉर्सल सरफेस है, मैं आपको पहले बता दूं कि ब्रायोफाइटा के थैलस में ये यहाँ पे इसकी मिडरिप और ये नीचे यहाँ पे ये है राइजोइड्स, ये है डॉर्सल सरफेस और ये है वेंट्रल सरफेस। यानी इसको कहेंगे हम हिंदी में
अपाक्ष सतह, और इसको कहेंगे हिंदी में अव्यक्त सतह। यानी ब्रायोफाइटा के थैलस में दो सरफेस पाई जाएंगी। जो ग्रीन सरफेस है, ये ग्रीन, ये सरफेस कहलाएगी डॉर्सल सरफेस, और जो मटमैले कलर की सरफेस होगी वो कहलाएगी नीचे वाली वेंट्रल सरफेस। यानी राइजोइड्स का निर्माण वेंट्रल सरफेस पे होगा। इसके अलावा जो स्केल्स हैं उनका निर्माण भी वेंट्रल सरफेस पे होगा, और डॉर्सल सरफेस पे यहां पर सेक्स ऑर्गन बनेंगे। तो थैलस की अपाक्ष सतह पर जननांग पाए जाते हैं। तो नर जननांग को कहते हैं पुंदानी, यानी एंथ्रीडियम। अंग्रेजी में कहेंगे तो एंथ्रीडियम, हिंदी में कहेंगे हम पुंदानी। तो इस जगह पे ये जो थैलेमस बिंदु से यहाँ छोड़ के यहाँ पे पाई जाएगी एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, पुंदानी, इस तरह से पुंदानियां पाई जाती है। पुंदानी, पुंदानी की अगर हम संरचना की बात करें तो पुंदानी बहुकोशिकीय दीर्घवृत्ताकार मुग्धाकार संरचना होती है। विभिन्न क्लास के अनुसार पुंदानी संरचना में बार बार परिवर्तन होता रहता है, लेकिन एक मैं बता दूं आपको, एक पुंदानी बना के बता रहा हूं मैं आपको। इस तरह से ये पुंदानी मैच्योर एंथ्रीडियम की बात कर रहा हूं मैं। ये इसका जैकेट और एक सामान्य संरचना है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। और ये इसका है बाहर, ये एंथ्रीडियल चैम्बर, पुंदानी, ये है इसका वृंत, ये इसका वृंत है। और इसके अंदर पाई जाएंगी एंड्रोगोनियल मदर सेल, पाई जाएंगी एंड्रोगोनियल मदर सेल, एंड्रोगोनियल मदर सेल। तो इस तरह से ये एक परिपक्व पुंदानी है। एंड्रोगोनियल जो मदर सेल है, इनके द्वारा एंड्रोसाइट्स का निर्माण होता है, और इसके बाद में इन एंड्रोसाइट्स से बनते हैं एंथ्रोजॉइड्स, यानी मेल गैमेट्स। इनसे बनते हैं मेल गैमेट। वो कुछ इस तरह से होता है। इसे कहेंगे हम पुमणु। एंथ्रोजॉइट। और ये कोशिकाओं के द्वारा द्विकशाभिक नर युग्मक या पुंगड़ों का निर्माण होता है। तो इस तरह से इस थैलस की डॉर्सल सरफेस पे ही एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। केवल थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं, ज्यादा विस्तार यहां पर नहीं कर सकता क्योंकि अपन स्पेसिफिक मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। उन्हें हम कहते हैं स्त्रीदानी।
और ब्रायोफाइटा के विभिन्न वर्गों में स्त्रीदानियां पादप की विभिन्न स्थितियों में पाई जाती हैं। लेकिन हम ये बताएं, प्रत्येक जो स्त्रीदानी है, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं इसको ताकि लिखने में आसानी हो। हाँ, तो ब्रायोफाइटा में जो स्त्रीदानी है वो फ्लास्क के आकार की संरचना होती है। अगर हम एक जनरल संरचना बात करें तो स्त्रीदानी की संरचना कुछ इस तरह से होती है। एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, किसी स्पेशल विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। इस तरह से एक स्त्रीदानी मैंने बनाई है यहाँ पर, और इसके अंदर यहाँ पर नेक जो है, नेक कैनाल सेल एनसीसी यहाँ पे पाई जाती है। ये है कवर सेल्स, और ये इसका है नेक पार्ट, और ये इसका है वेंटर पार्ट, और यहाँ पे है एक सेल, और यहाँ पे है वेंटर कैनाल सेल। इस तरह से एक आइडियल या परिपक्व स्त्रीदानी है, जो एग्जाम्पल के रूप में ली है मैंने। स्त्रीदानी का जो ऊपरी भाग है, ये संकीर्ण भाग, ये कहलाता है नेक। ऊपर कवर सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल संकीर्ण होती है, लेकिन जब निषेचन होता है तो दोनों अलग अलग हो जाती है। और इसके अलावा इसका जो अंडर पार्ट है वो बहुस्तरीय होता है। ग्रीवा नाल कोशिकाएं नेक कैनाल से 6 से लेकर 9 तक पाई जाती हैं। ये जो कोशिकाएं यहाँ से यहाँ तक है, 6 से लेकर 9 सेल तक पाई जाती हैं। तो इस तरह से एक बेस मैंने बताया है यहाँ पे आर्केगोनियम का। इसका आधारीय भाग अंडा कहलाता है, ऊपरी भाग गिरवा कहलाता है। ये बातें सब आपको मैंने अब तक बता दी है। जब जब अपने मेंबर पढ़ेंगे तो और भी विस्तार से अपन इसमें बात कर लेंगे। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। निषेचन के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। परिपक्व स्त्रीदानी की ग्रीवानाल कोशिकाएं और वेंट्रनाल जो कैनाल कोशिका है वो विघटित होकर श्लेष्मा का निर्माण करती है। यह श्लेष्मा जल को शोषित कर फूल जाता है, जिसके दबाव में जो कवर कोशिकाएं थी यहाँ पर, ये वाली, ये फूल के अलग अलग हो जाती हैं। और जो एंथ्रोजोइड जो यहाँ पर था, पानी में तैरता हुआ आया था, ये इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और इस तरह से एक एंथ्रोजोइट और एग यानी पुमनुम प्लस एग का संपर्क हो जाता है, और यहाँ पर निर्माण होता है जाइगोट का। जाइगोट का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। जाइगोट स्पोरोफाइट जो पीढ़ी है उसकी प्रथम कोशिका है, और इसमें विश्राम अवस्था नहीं आती है। इसके विभाजन से
तुरंत ही इसमें डिवीजन होते हैं और डिवीजन होने के बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है और इस एम्ब्रियो से बनता है स्पोरोगोनियम। प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है। जैसे मान लो ये यहाँ पे जाइगोट है तो प्रथम विभाजन ये इस तरह से, और इससे बनता है स्पोरोगोनियम। ये रिक्शिया का बता रहा हूं मैं आपको, स्पोरोफाइट। यहां पर इसके अंदर स्पोर्स हैं। ये केवल आरे के चित्र हैं, इनको रियल न माने, केवल समझाने के लिए बना रहा हूं। संरचना रूप से इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान दें इस चीजों पे। तो इस तरह से जो बीजाणुविद का निर्माण होता है, स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट एक बहुत सरल संरचना है। इसके अंदर मूलाभास नहीं होते, स्तंभ पत्र का अभाव होता है और पूर्ण रूप से जो ये प्रावस्था है ये गैमेटोफाइट के ऊपर ही आश्रित रहती है। यानी जो चरस मैंने बताया था उसके ऊपर ही ये प्रावस्था आश्रित होती है। जहां स्थितियां बनती है वहीं पे इसका निर्माण होता है, इसको आश्रित रहती है। और ये एक सिंपल प्रकार का वो है बीजाणुविद। इसके अंदर जो स्पोरोजेनस कोशिकाएं हैं उनमें होता है म्योसिस। यहां मैंने बीच में बताया नहीं, स्पोरोजेनस जो कोशिकाएं हैं या बीजाणुविद में होता है म्योसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन। यानी इस विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका इनसे बनती है 4 और इनसे बनता है स्पोर टेट्राड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे आ जाती है, यहाँ पे इस तरह की, एक पीछे 3 आगे। तो बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है और इस बीजाणु चतुष्क के द्वारा ही आगे जाके एक गैमेटोफिटिक थैलस का निर्माण होता है। और स्पोरोफाइट में फुट सीटा कैप्सूल में विभाजित होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं क्योंकि रिक्शिया का है। और बीजाणु विमोचन कैप्सूल वाल के फटने से होता है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर एक जनन नाल बनाते हैं जिसके द्वारा एक थैलस का निर्माण होता है। यहाँ पर जो ये बीजाणु चतुष्क है ये अलग अलग बिखर जाएगा और इस तरह से सभी स्पोर्स एक नए थैलस का निर्माण यहाँ पे कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हुआ इसका पीढ़ी एकांतरण ब्रायोफाइट्स का। अगर हम इसकी एक ब्रीफ स्टडी की बात करें, अपन इसकी ब्रीफ इसका बताना चाहूँ मैं ब्यौरा आपको, तो एक स्लाइड के माध्यम से बताना चाह रहा हूं मैं इसको। चलो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी तक तो यहां तक इतना ही। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं आपका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं।